हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी की प्रक्रिया बेहद ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग बात करने वाले करेंट इशू की काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम होगा टेलीमेडिसिन। आप देख पा रहे हैं थंबनेल में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है, बशर्ते कि इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि चर्चा में क्यों है। तो देखिए, वर्तमान में अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड इशू अगर चल रहा है तो आप समझ सकते हैं बिल्कुल कोरोना कोविड-19 की बात की जा रही है। और अभी इसके वजह से जो भी गवर्नमेंट के पास या प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इसमें क्या हो रहा है कि अधिकतर जो पेशेंट हैं कोविड-19 से संक्रमित लोगों का यहाँ पे इलाज किया जा रहा है। अब ऐसे में एक हमारे पास प्रश्न उठता है कि जो कोविड-19 से जो संक्रमित नहीं है उनके लिए ऐसी क्या व्यवस्था होनी चाहिए कि उनको भी रेगुलर कहीं न कहीं उपचार मिलता रहे। इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए बाकी जो कोविड-19 से परेशान नहीं है वैसे लोगों के लिए टेलीमेडिसिन, जो अभी ठीक है वर्तमान में काफ़ी एक ज्वलंत टॉपिक बन चुका है, इसका हम लोग पूरा का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, टॉपिक को ब्रीफली हम लोग एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अद्वितीय पहल है। पूरा का पूरा यहाँ पे डायमेंशन है, इन एक एक डायमेंशन को हम लोग बारी बारी से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यह चर्चा में क्यों है। तो जैसा कि मैंने शुरू में शेयर किया हुआ था, इस वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करने में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए टेलीमेडिसिन, ई स्वास्थ्य जिसे बोला जाता है, एक बेहतरीन वैकल्पिक रूप में ठीक है सामने आ रहा है। इसमें क्या होगा कि अन्य बीमारियों से लड़ने में इस टेलीमेडिसिन के सहयोग से काफ़ी हेल्प मिलेगी और ये हेल्प उन लोगों को अधिक मिलेगी जो पूरी तरीके से ठीक है, जो बड़े बड़े या फिर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, वैसे लोगों के यहाँ पे मौका मिलेगा। और वैसे लोगों की संख्या अधिकतर कहाँ रहती है, गांव में रहती है, रूरल एरिया में रखती है। ठीक है, अभी भी 60% प्लस जनसंख्या भारत में रूरल एरिया में निवास करती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। टेलीमेडिसिन की अगर बात किया जाए तो यह ग्रीक वर्ड से लिया गया है। टेली का मतलब यहाँ पे दूरी और मेडेरी का मतलब यहाँ पे ठीक करना। अब दूर से ठीक करना आप बिल्कुल सिंपल चीज़ है, अब इसके बीच कोई ना कोई कम्युनिकेशन होना चाहिए और इसीलिए इसका नाम ई स्वास्थ्य के रूप में दिया गया है। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारे चैलेंज है, जैसे कि तकनीकी जागरूकता की कमी रुकावट का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि अगर 60% जनसंख्या अगर गांव में रहती है तो गांव में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है ठीक है कितना अधिक है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट कैसे इससे निपटेगी, इन सारी एक एक पहलुओं पे हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे ठीक है सांकेतिक चित्र के रूप में, बिल्कुल आप देख सकते हैं ठीक है। अब इसमें मुझे बहुत अधिक एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप दूसरे इमेज को आप देख पा रहे हैं, कोई भी यहाँ पे ठीक है जैसे कि आपातकालीन परिस्थितियों में कोई भी ठीक है एक विशेषज्ञ जो होगा अपने अंडर ठीक है जो भी इसके अंतर्गत जो नॉर्मल डॉक्टर रहेगा उसके माध्यम से उसको गाइडलाइन जारी करके लाइव मॉनिटर करके बहुत हेल्प यहाँ पे कर सकता है, पेशेंट की यहाँ पे जान भी बचा सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग क्या है टेलीमेडिसिन। बिल्कुल सिंपल है, टेलीफोन के एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि दो लोग नॉर्मल अगर एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो दो लोगों में सपोज करिए कि एक रोगी है और एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ है। अगर नॉर्मल अगर एक कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि एक ट्रस्ट की जो भावना होती है पेशेंट का एक डॉक्टर के प्रति शायद वहाँ पे उतनी नहीं आ पाती है जितना कि एक लाइव हो सकता है। इसीलिए इसको लाइव बनाने के लिए या फिर इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स से ठीक है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड इशू फ़ोन में शेयर किया नहीं जा सकता है ठीक है, या फिर लाइव डॉक्टर उसे देख नहीं सकता है। इसीलिए बिल्कुल लाइव यहाँ इसको बेहतर बनाने के लिए ई स्वास्थ्य को यहाँ पे लाया गया है। इसमें मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन को शेयरिंग करने की बिल्कुल फैसिलिटी होगी, जैसे कि ईसीजी हो गया, रेडियोलॉजिकल इमेज हो गया, एक्सरे हो गया, हर जगह
ठीक है, जहाँ पे जा रहे हैं आपकी एक प्रोफाइल बना दी जाएगी और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरनेट की मदद से रियल टाइम इसमें शेयरिंग का ऑप्शन भी दिया रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसमें जोड़ दिया गया है, जो मुझे सबसे बेस्ट इसका फीचर लगा। इससे क्या होगा कि कोई पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट डॉक्टर को देख सकता है, डॉक्टर पेशेंट को देख सकता है, डॉक्टर पेशेंट को लाइव मॉनिटर उसकी जो भी फिजिकल कंडीशन है, मेंटली कंडीशन है, उसको ऑब्जर्व कर सकता है। और पेशेंट का भी डॉक्टर के प्रति जो ट्रस्ट है, जो टेलीफोन में यहाँ पे नहीं आ पा रही थी, यहाँ पे बिल्कुल आने की संभावना पूरी तरीके से बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग टेलीमेडिसिन का इतिहास। इसका इतिहास देखिए, लगभग अगर देखा जाए तो 1960 के दशक के आसपास सबसे पहले नासा के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। तो नासा का महत्वपूर्ण भूमिका थी और विगत अगर देखा जाए तो 30 वर्षों में किसी न किसी रूप में यह पूरे विश्व में यहाँ पे मौजूद है। भारत में देखा जाएगा, हम लोग आगे देखेंगे कि 2000 के बाद से कुछ न कुछ इसकी सुगबुगाहट भारत में भी नजर आती है। नासा के द्वारा हुआ क्या गया था यहाँ पे 1960 के दौरान फिजियोलॉजिकल पैरामीटर के माध्यम से अंतरिक्ष से यहाँ पे ट्रांसमिट किया गया था। अब सपोज करिए कि जो भी स्पेस में अगर किसी भी वहाँ पे जो भी साइंटिस्ट हैं, अगर उसका हेल्थ रिलेटेड कुछ इशू आ जा रहा है, सर्जरी रिलेटेड कोई इशू आ जा रहा है, तो हो सकता है कि वहाँ पे मौजूद वैसे टीम उनकी होती है, लेकिन अगर वो टीम अक्षम है कुछ और उनसे भी ऊपर, ठीक है, कुछ और स्पेशलिस्टों की अगर राय लेनी है, तो पूरी तरीके से देखिए वहाँ पे चूँकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से वे लोग पूरा का पूरा, ठीक है, जैसे ECG वगैरह हो गया, उसको शेयर करने के लिए या फिर लाइवली पूरी तरीके से डॉक्टर से कम्युनिकेट करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पे लाया गया था। तो आप देख सकते हैं फिजियोलॉजिकल, ठीक है, पैरामीटर अंतरिक्ष से ट्रांसमिट किया गया था। आगे चल के इसका जो शुरुआती प्रयोग हुआ एरिजोना प्रांत अमेरिका में किया गया ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, और बेहतर ही, ठीक है, बहुत शानदार वहाँ पे उसका रिजल्ट पाया गया। तो आप देख सकते हैं एरिजोना ठीक है, मेडिसिन प्रोग्राम। अब 1971 तक आते आते यहाँ पे देखिए नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के द्वारा अलास्का में ग्रामीण क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया गया, जिसका आउटपुट यहाँ पे भी बहुत शानदार तरीके से इन लोगों को मिला। अब यही है कि अब इंटरेस्ट जो हो रहा है लोगों का भी बढ़ते जा रहा है, फैसिलिटी अधिक अब मिल पा रही है, घर बैठे लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि लोगों का इंटरेस्ट इस पर होगा ही होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत में टेली मेडिसिन का विकास यहाँ पे कब हुआ है, तो इसरो थोड़ा ध्यान रखिएगा 2001 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल से कनेक्ट करके वहीं के, ठीक है, तमिलनाडु के चित्तूर जो जिला है, इस जिला का एक अरकोंडा गांव है, जिसकी दूरी अगर देखा जाए चेन्नई से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पे अपोलो ग्रामीण, ठीक है, इसकी एक ब्रांच यहाँ पे खोल दी गई। अब इस अपोलो ग्रामीण जो भी यहाँ पे हॉस्पिटल एक केंद्र बना दिया गया, आसपास के गांवों को सोचिए कितना हेल्प मिला होगा, आ रहे हैं, ठीक है, और डायरेक्ट वो चेन्नई अपोलो से कनेक्ट पा रहे हैं, यहाँ पे जो भी स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है इनसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो इसका भी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे रिजल्ट इसका बेहद ही शानदार मिला। 2005 में इस चीज़ को और इम्प्लीमेंट करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेलीमेडिसिन टास्क फोर्स की यहाँ पे स्थापना भी की गई, और वर्तमान में इसरो द्वारा अगर देखा जाए तो लगभग 45, ध्यान रखिएगा, 45 दूरस्थ ग्रामीण अस्पताल वहाँ पे बनाए गए, 15 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए गए। अभी देखिए यहाँ पे दूरस्थ ग्रामीण अस्पताल जो बनाया गया है अब ये गाँव में बनाया गया, ध्यान रखिएगा गाँव में, चूँकि अब बहुत सारे गांवों को कनेक्ट करने के लिए हो सकता है कि एक पंचायत में, ठीक है, 3-4 गांवों को मिला के वहाँ पे एक दूरस्थ ग्रामीण अस्पताल बना दिया गया, और 15 सुपर स्पेशलिटी जो भी अस्पताल है जहाँ पे खासकर डॉक्टरों के लिए, जो कि डॉक्टरों के पास जितने भी इसमें इंस्ट्रूमेंट लगता है एक एक डॉक्टर के पास यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो सकता है। तो दोनों जगह गाँव और पूरी तरीके से शहरों तक इसको बेहतरीन कनेक्टिविटी करने के लिए इसरो के द्वारा हर जगह इसको लगाने का प्रयास किया गया, और इसमें प्रमुख क्षेत्रों को सबसे पहले वहाँ शामिल किया गया जहाँ पे हेल्थ रिलेटेड जो भी इशू है, समस्याएं हैं, जो जनरली लोगों को वहाँ पे मिल नहीं पाता है, जैसे कि अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर का हिली एरिया हो गया, झारखंड का जो भी ट्राइब है, ठीक है, उड़ीसा का ट्राइब एरिया, ऐसे जगहों पे इसरो के द्वारा वहाँ पे लगाने का प्रयास किया गया और कार्य भी अभी कर रहा है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं एरोगोंडा, ठीक है, अपोलो टेलीमेडिसिन के रूप में इंडिया फर्स्ट मॉडर्न रूरल हॉस्पिटल के रूप में यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि सरकार के प्रयास, ठीक है। अब सरकार का प्रयास ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ था। सबसे पहले संजीवनी 2005 में लाया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया पूरी तरीके से ऑडियो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, डॉक्यूमेंटेशन शेयरिंग करने के माध्यम से, ठीक है, जिस सॉफ्टवेयर का नाम रखा गया संजीवनी हाइब्रिड मॉडल, ठीक है, जिससे कि आप ऐप का यूज करते हैं, बिल्कुल उसी ऐप को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया गया। तो आप देख सकते हैं संजीवनी। आगे चल के इसे बढ़ाते हुए मोदी गवर्नमेंट के द्वारा 2015 में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों को और विशेषज्ञ चिकित्सक जो शहरों में रहते हैं उनको कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इसे लाया गया और इसमें अपोलो के साथ, ठीक है, दोबारा यहाँ पे इसके साथ, ठीक है, शुरू किया गया। तो आप देख सकते हैं सेहत, ठीक है, इसका इनॉग्रेशन यहाँ पे किया गया था। तीसरा है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्ट कोविड-19 नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर के रूप में कोविड-19 से रिलेटेड जो भी इशू है, जैसे कि बहुत सारे जो रीमर है, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, जो फैलाए जा रहे हैं, वैसे चीज़ों को रोकने के लिए यहाँ पे या फिर जन जागरूकता बढ़ाने के लिए कोविड-19 से इसको कॉन्टेक्ट को लाया गया। एम्स द्वारा इसे शुरू किया गया, ध्यान रखिएगा। इसमें स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक टीम होगी। इसमें ऑडियो वीडियो वार्तालाप के जरिए आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री है, इनके द्वारा इनॉग्रेशन यहाँ पे किया गया था। अब बात करते हैं हम लोग अनुप्रयोग के क्षेत्र। तो ऐसा नहीं है कि इसका प्रयोग पहले नहीं हुआ था, ठीक है, पहले भी इसका प्रयोग हुआ था कहीं न कहीं। सबसे पहले टेली हेल्थ के रूप में, बिल्कुल, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक सूचना के माध्यम से, ठीक है, टेलीफोन के माध्यम से इसमें बहुत अधिक जो डॉक्यूमेंटेशन जो शेयरिंग की जो प्रक्रिया थी, इसमें बहुत अधिक उस समय टेली हेल्थ में नहीं था। बिल्कुल टेलीफोन के रूप में आप इसे समझ सकते हैं, लेकिन काफ़ी इसमें भी मदद मिली। दूसरा है यहाँ पे टेली मेडिसिन परामर्श केंद्र के रूप में। अब बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे जहाँ रोगी उपस्थित हैं, अब खासकर रूरल एरिया वगैरह में देखेंगे कि अगर रूरल एरिया में, ठीक है, अगर कोई सेंटर है यहाँ पे, तो जो भी लोग आ रहे हैं इस सेंटर में आ रहे हैं। अब इस सेंटर में क्या होगा कि एक कर्मचारी होगा, ठीक है, एक स्टाफ होगा। स्टाफ का कार्य क्या होगा कि मरीज को मॉनिटर तो करना काम होगा ही होगा, साथ में इसके साथ जो भी मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, जो इसके साथ मौजूद है, या फिर जो भी यहाँ पे, ठीक है, इसका जो कहीं ना कहीं जो भी रिपोर्ट की बात आती है, डॉक्यूमेंटेशन शेयरिंग की जो प्रक्रिया की बात आती है, इस स्टाफ के द्वारा शेयर कर दिया जाएगा। कहाँ शेयर किया जाएगा? इसको स्पेशलिटी सेंटर में शेयर किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे स्वास्थ्य विशेषज्ञ यहाँ पे मौजूद रहेंगे और ये परामर्श के केंद्र से पूरी तरीके से जुड़ा होगा। अब यहाँ से अब शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा टेलीमेडिसिन जो प्रणाली के अंतर्गत देखा जाए तो 2 भौगोलिक स्थानों की जोड़ने का कार्य करती है। बिल्कुल सिंपल है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरनेट की मदद से एक इसमें पूरी तरीके से एक इंटरफेस तैयार कर दिया जाता है, जिससे कि पूरा का पूरा एक जो माहौल की अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके से क्रिएट कर देना है कि बिल्कुल पेशेंट को भी नहीं लगे, ठीक है, डॉक्टर को भी नहीं लगे और एक कम्युनिकेशन का माध्यम बेहतरीन हो पाए। अब बात करते हैं हम लोग टेली मेडिसिन की उपयोगिता। अब इसकी उपयोगिता मुझे बहुत अधिक बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले देखें तो दूरवर्ती इलाकों में कनेक्टिविटी को प्रदान कर रहा है। सपोज करिए जम्मू कश्मीर का हिली एरिया, ठीक है, इतने दूर दूर है जो वहाँ पे लाइव, ठीक है, एट ए टाइम रियल टाइम अगर उनको शायद ट्रीटमेंट नहीं मिले तो शायद कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे काफ़ी ये बेनिफिट हो सकता है। रोगी परिवहन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्या हो जाएगा कि टाइम बच जाएगा, इमरजेंसी वगैरह के केस में परिवहन कॉस्ट भी कम हो जाएगा। मॉनिटरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिजास्टर के समय देखिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। आप एज्यूम करिए कि कहीं भी डिजास्टर हो, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं जा सकते हैं वहाँ पे, तो हो सकता है कि आम लोगों की मदद से अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी भारत में शानदार तरीके से काम करें तो इसका काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। आगे चल के इसमें रोबोट्स का भी उपयोग किया जा सकता है, जो कि महामारी वगैरह में भूमिका काफ़ी इंपॉर्टेंट निभा सकता है। देखिए सपोज करिए अभी कोविड-19 की वजह से, ठीक है, बहुत सारे देशों से खबर आ रही है कि कितने डॉक्टर मर गए, कितने नर्सेस मर गई। वैसे परिस्थिति में सोचिए कि अगर रोबोट्स का अगर यहाँ पे बेहतरीन तरीके से उपयोग किया जाता, सैंपल लेने में उपयोग किया जाता, तो शायद, ठीक है, उस क्षतिपूर्ति को यहाँ पे कहीं न कहीं रोका जा सकता था।
अब बात करते हैं हम लोग चुनौतियाँ, ठीक है। जब इतनी सारी शानदार एक प्रक्रिया के तहत हम लोग देख रहे हैं तो इतना नहीं है, भारत जैसे देशों में इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे आ सकती हैं। जैसे अगर देखा जाए तो अभी भी भारत के डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य कर्मी है, इन सब के प्रति बहुत ही मतलब उतने अवेयर नहीं है, अनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, इन लोगों के पास जन जागरूकता का अभाव है। दूसरी बात यहाँ पे कि रोगियों में विश्वास की कमी होगी, खासकर अगर रूरल एरिया की बात किया जाए तो भले ही उनको आप लाइव डॉक्टर से कम्युनिकेट क्यों ना करा दें, लेकिन हो सकता है कि उनके अंदर अभी भी, ठीक है, जब तक डॉक्टर उनको, ठीक है, टच ना करें, सामने से आकर उनका ट्रीटमेंट ना करें, तो हो सकता है कि उनके विश्वास की पूरी तरीके से कमी रहने की संभावना है। सेटअप कॉस्ट इसका अधिक है, क्योंकि इसके लिए एक सेंटर की ज़रूरत पड़ेगी, गांव में स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके जो भी महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट हैं इसको बैठाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो भारत जैसे देशों में जिसकी 40% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती है, उनके अंतर्गत ऑलरेडी टेक्निकली दस्ता का अभाव है। तो लोग कितना ट्रस्ट कर पाएंगे, क्या इनको जन जागरूक किया जा सकता है, ये भारत में, ठीक है, भारत सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती के रूप में मौजूद होगी। अब बात करते हैं हम लोग निष्कर्ष के रूप में। अब देखिए यहाँ पे टेलीमेडिसिन के बेनिफिट तो बहुत सारे यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन यह सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। सोचिए कभी बहुत बड़ा कुछ, ठीक है, ट्यूमर हो गया, ब्रेन सर्जरी हो गया, तो ऐसी चीज़ों में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन कई सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेके बिल्कुल ये चमत्कार से कम नहीं हो सकता है। जैसे कि वर्तमान में अगर इसको कोरोना के संदर्भ में अगर समझा जाए तो जो भी है कॉन्टेक्ट लाया गया है, ठीक है, एक शानदार पहल हो सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा इंटरनेशनल, ठीक है, हेल्थ टूरिज्म का जो कंसेप्ट आया है, सोचिए कितना एक देश दूसरे देश में फ्लाइट से आ रहे हैं, स्पेशल चार्टर प्लेन से आ रहे हैं, ठीक है, तो काफ़ी यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है अधिक होता है। अगर वैसे सिचुएशन में अगर एक एम्स का डॉक्टर, सोचिए अगर एक झारखंड के मरीज को बैठे बैठे कनेक्टिविटी प्रदान कर रहा है, वहाँ पे अगर इसके अंतर्गत, ठीक है, कोई भी डॉक्टर हो उसके ज़रिए इसकी राय लेकर वहाँ पे अगर हो, ठीक है, मरीज़ की अगर हेल्प कर रहा है तो कितना बेहतरीन हो सकता है। वैसे इंटरनेशनल को लेके भी आप समझ सकते हैं, पूरा का पूरा विश्व अच्छे अच्छे डॉक्टरों से, ठीक है, अच्छे अच्छे जो भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर पेशेंट से जुड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन रूरल एरिया में अगर देखा जाए तो अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है, और इस चैलेंज को सॉल्यूशन करने के लिए इसका एक ही उपाय है कि जितना अधिक से अधिक हो सके जन जागरूकता को बढ़ाया जाए, ताकि लोगों के प्रति, ठीक है, लोगों का जो है इस टेलीमेडिसिन के प्रति ट्रस्ट अधिक से अधिक बढ़ सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब कहीं से आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी, आप लोग आंसर राइटिंग करने की कंडीशन में बिल्कुल रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।